फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये हम लोग इसलिए इसको डिस्कशन करेंगे क्योंकि भारत जब बन रहा था, जब भारत में 565 रियासतें मिल करके एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहती थी, तो कौन वे राज्य थे या कौन वे क्षेत्र थे जो भारत से मिलना नहीं चाहते थे। किन्हें यह पसंद नहीं था कि वो भारत में नहीं रह करके या तो अलग राज्य में होंगे या फिर वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। अब ये कोई ज़्यादा राज्य नहीं थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रजवाड़ों से या सभी रियासतों से यह बात किया कि आप किसके साथ आना चाहते हैं, तो उनका साफ कहना था, अधिकतर का 565 रियासतों में अधिकतर का ये कहना था कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। क्योंकि इस पूरे साम्राज्य में अधिकतर हिंदूवादी राज्य था, जिसके कारण वे एक अखंड भारत का निर्माण चाहते थे जहां पर सभी को समान अधिकार मिले। लेकिन कुछ राज्य और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो यह नहीं चाहते थे। जैसे इनमें से मुख्य जो थे, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये थे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। देखिए, बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि क्यों जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर अलग रहना चाहते थे या फिर पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, या फिर क्या मजबूरी हुई कि उन्हें भारत के साथ मिलना पड़ा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जूनागढ़ के बारे में, क्योंकि आप जूनागढ़ के बारे में नहीं जानते होंगे। आपको इससे पहले वाले वीडियोज़ में जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के कुछ कुछ अंश मिले होंगे, पूरा पता नहीं होगा। लेकिन आज हम लोग फुल्ली डिक्लेयर करेंगे कि कौन कैसे भारत में मिला। देखिए, जूनागढ़ का बात जब होता है तो यह जूनागढ़ जो है यह गुजरात के क्षेत्र में आता है, गुजरात के बॉर्डर के अंदर आता है। और यह जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। गुजरात का एक अभिन्न हिस्सा होने के कारण यह क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट था भारत के लिए। इसलिए जब इसके पक्ष में बोला गया या इस पक्ष को पूछा गया कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो उस समय के वहाँ के शासक, जो जूनागढ़ के शासक थे, तो जब मोहम्मद महावत से यह मांग की गई कि आप किसके साथ मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी प्रस्तावना दी कि वो जो है वो एक ऐसा देश में मिलना चाहते हैं जो मुस्लिम समुदाय का हो, और इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। लेकिन वहाँ की जनता इस पक्ष में नहीं थी और पूरी जनता ने इसका विरोध कर दिया। और लगातार विरोध के कारण मोहम्मद खान जो थे वो पाकिस्तान भाग गए और नए जो सम्राट थे जिनका नाम था शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने 20 जनवरी 1948 में भारत को एक पत्र भेजा जिसमें वह भारत के साथ मिलना चाहते थे। और इस प्रकार से 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह करवा के भारत का विलय करवा दिया गया जूनागढ़ के साथ। देखिए, जूनागढ़ में जब जनमत संग्रह हुआ तो उसमें कुल 1,80,000 लोगों के मत लिए गए। यह पहली बार था जब भारत में लोगों के मत के द्वारा किसी प्रदेश को भारत संप्रदाय में मिलाया जा रहा था या भारत में विलय करवाया जा रहा था। इस पूरे चक्र में, या बोल सकते हैं इस पूरे वोटिंग में, मात्र 91 वोट ऐसा था जो पाकिस्तान के पक्ष में था। बाकी सारा वोट जो था वो भारत के पक्ष में आया। ये था जूनागढ़ और भारत के विलय का कारण। अब देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपको शुरू से पता होगा कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक हॉटलाइन के जैसा काम करता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी जहां पर जम्मू कश्मीर को बहुत मार झेलना पड़ रहा था। चूँकि जम्मू कश्मीर में उस समय 76% से भी ज़्यादा मुस्लिम समुदाय था, तो वहाँ के जो अधिकतर जनता थी वो तो अपने राजा के समर्थन में थी, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि ये जो जनता है ये उनके साथ मिलना चाहती है। हाँ, जो मुस्लिम समुदाय था उसके कुछ अंश जो थे, कुछ व्यक्ति जो थे जो देश विरोधी नारे लगा सकते थे या देश के विरोध में थे, वो पाकिस्तान के साथ इसको जबरन मिलाना चाहता था। लेकिन अधिकतर लोग, अधिकतर जनता यह चाहती थी कि वो या तो अलग रहे या तो भारत के साथ विलय कर जाए। किंतु ऐसा नहीं हो पाता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत के कुछ बोल सकते हैं कबीलाइयों ने,
जिसे कहा भी जाता है कि ये पाकिस्तान की सेना थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नकार दिया और उत्तर पश्चिम प्रांत के कबीलाइयों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ठीक है, इस समय वहाँ के राजा जो थे हरि सिंह थे, और हरि सिंह ने बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्होंने भारत को इस विलय के बारे में संदेश पहुंचाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, या पहले आप हमें बचाओ। क्योंकि हरि सिंह ने काफ़ी देर कर दिया था, बहुत ज़्यादा देर कर दिया था, क्योंकि जब ये कबीलाइयों ने हमला किया तो हरि सिंह इसे हल्के में ले रहे थे, जिस कारण से बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 78,114 किलोमीटर वर्ग में फैला जो क्षेत्र था वह पाकिस्तान के हिस्से में चल गया। और भारत सरकार जब इस पूरे मसले को समझी और जब हरि सिंह को इस बात पे राजी किया कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको भारत में विलय करना होगा। इसके बाद 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह जो थे वो भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गए, और इस तरह भारत में जम्मू कश्मीर विलय हुआ। हाँ, वहाँ उसे एक विशेष राज्य का दर्जा मिला, वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ धारा 370 लगाया गया, लेकिन यह अस्थायी रूप से लगाया गया और इसे अंततः हटा दिया गया। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ क्या किया, जितने भी पाकिस्तानी कबीलाई सैनिक थे उन्हें भगाया, किंतु भारत का और जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो है अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। अभी भी एक हिस्सा जम्मू कश्मीर का जो है वो पाकिस्तान के हिस्सा में है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। यह हिस्सा भारत लगातार प्रयत्न कर रहा है कि वो अपने कब्जे में ले ले और लेकर के वापस वहाँ पर पूर्ण जम्मू कश्मीर और पूर्ण भारत का निर्माण करे। देखिए अगला जो पॉइंट है ये है हैदराबाद। देखिए हैदराबाद के जो राजा होते थे उन्हें निजाम कहा जाता था। जैसे हम लोग का जो हेड होता है उन्हें राजा कहते हैं, प्रधानमंत्री कहा जाता है, उसी तरह हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था। निजाम का जो नाम था वो था उस्मान अली खान आसिफ। देखिए उस्मान अली खान आसिफ जो थे वो शुरुआत से ये चाहते थे कि वो एक अलग देश में रहे, एक अलग देश बनाए हैदराबाद को, क्योंकि उनके पास धन संपदा, सोने चांदी, जेवरात बहुत ज़्यादा थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो विश्व के अमीरों में गिनती थे, और अधिक ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छा होने के कारण इनके अंदर घमंड भी थोड़ा ज़्यादा था। इसलिए इन्होंने यह मांग रखी कि यह किसी भी देश के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, यह एक अलग देश का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने देश को भारत से अलग रखने का प्रयास किया, किंतु एक समझौता के तहत, ये समझौता हुआ था 29 नवंबर 1947 को। इस समझौते के तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के साथ एक वर्षीय पक्ष रखा कि हम एक वर्ष तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, अनुबंध रहेंगे, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि हो सके कि हमें कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो आपकी सहायता हो जाए। किंतु वहाँ की जनता जो थी वो इस पक्ष में नहीं थी। उन्होंने पूरी भारी मात्रा में विरोध करना शुरू कर दिया उस्मान अली खान के इस बोल सकते हैं रवैये का। उन्होंने सीधा कहा कि हमें भारत के साथ मिलना है, और तेलंगाना और हैदराबाद शहर इसका मुख्य केंद्र था। हैदराबाद और तेलंगाना के बहुत सारी महिलाएं और वहाँ के कृषि प्रधान लोग जो किसान थे उन्होंने इसका सख्त विरोध किया, और अंततः हैदराबाद के निजाम ने बहुत कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने अपनी निजी सेना जिनका नाम रजाकर था वो उन्होंने आधी से अधिक तैयार कर ली, और अपने आधी सेना को उन्होंने उन विरोधियों को कुचलने के लिए भेज दिया जो हैदराबाद को भारत के साथ मिलाना चाहते थे। और इस तरह रजाकरों ने बहुत सारा मारपीट किया, बहुत मारकाट हुआ, कई बलात्कार हुए, लूटपाट हुआ, काफ़ी लोगों को मार दिया गया, और खून की नदियाँ बहने लगी हैदराबाद शहर में। चारों ओर किसानों को मारा जाने लगा, उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया जाने लगा, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। इस चीज़ पे भारत सरकार अपनी नज़र बनाए हुई थी, और उन्होंने इसके लिए निजाम को अलर्ट भी किया कि हम आपको हिदायत देते हैं कि आप जो भी मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, जो भी मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं उसे अभी तुरंत रोक दीजिए। किंतु निजाम जो थे उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना, और वो अपने काम में लगे रहे। उन्होंने अपने जितने भी निजी सुरक्षा अधिकारी थे उन्हें यह अधिकार दे दिया था कि आप जाओ और जा कर के जो भी विरोधी है या जो भी ये लंदफंद आंदोलन कर रहा है
उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और 13 सितंबर 1948 को निजाम के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई के तहत बहुत भारी मात्रा में भारतीय सेना और पुलिस के जितने जवान थे वो वहाँ गए और निजाम को एक कानून के तहत गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु निजाम ने नरमी दिखाते हुए भारत से विलय करने का प्रस्ताव रख दिया। बाद 26 अक्टूबर 1948 को निजाम ने हैदराबाद को भारत से विलय करा दिया। इससे दोनों राज्यों और देशों के बीच का जो मतभेद था वो तो ख़त्म हो गया, किंतु निजाम को 50 लाख सालाना जो ये होता है दैनिक खर्च जो होता है वो दे करके उन्हें क्या किया गया, उन्हें वहाँ से शासक के पद से हटाया गया। बाद को जो मिलाया गया था, इस भारतीय मिशन को ऑपरेशन पोलो कहा गया था। ऑपरेशन पोलो इसलिए कहा गया था क्योंकि विश्व में सबसे अधिक पोलो का जो फील्ड था वो हैदराबाद में है और इस फील्ड और इस गेम के तहत इस मिशन का नाम ही ऑपरेशन पोलो रखा गया था। देखिए, इसके बाद मणिपुर का जो विलय होता है वो बहुत ही बोल सकते हैं कि पक्षपात के रूप में होता है, क्योंकि मणिपुर का जो विलय था ये एक ऐसा विलय था जो 2 पार्ट में होता है। पहला तो ये 1947 में होता है जहां पर बोध चंद्र सिंह ने साफ तौर पर एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किया था कि हाँ, हम भारत के साथ हैं, लेकिन भारत को कुछ शर्तों पर मानना होगा हमारी बातों को। और ये शर्त यह था कि भारत किसी भी तरह के कार्य को मणिपुर पे ज़बरदस्ती नहीं करवाएगा। जैसे कि अगर मणिपुर में कोई भी तरह का कुछ अंतर्गत कार्य होता है या मणिपुर के अंदर कोई भी तरह का काम होता है तो भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस पर भारत सरकार राजी थी, लेकिन जून 1948 में जनमत के दबाव में आकर के, याद रखिएगा, जनमत के दबाव में आकर के बोध चंद्र सिंह को पहली बार एक चुनाव कराना पड़ा। ये चुनाव जो था ये पूरे मणिपुर क्षेत्र में था और ये पहली बार था जब भारत में पहला चुनाव हो रहा था जिसमें 465 गांव थे जिनमें चुनाव हुआ और वहां से विधायक परिषद या विधायकों का चुनाव हुआ। किंतु यहाँ पर अभी तक सब सामान्य था, लेकिन 1949 में जब पूर्ण विलय होता है, भारत का मणिपुर से पूर्ण विलय होता है, तो यहाँ की जनता और विधायकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाता है, क्योंकि जनता से बिना पूछे या विधायकों से बिना परामर्श लिए यहाँ के राजा बोध चंद्र सिंह जो थे उन्होंने सीधा भारत के साथ विलय कर लिया था रातों रात। इसे ऐसा भी कहा जाता है कि बोध चंद्र सिंह को जबरन या फिर बलपूर्वक विलय करवाया गया था, और जो काफ़ी ज़रूरी था। और इसका कुछ क्षेत्र जो है वो चाइना के संपर्क में भी आ रहा था। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो चाइना के साथ लगातार बात कर रहे थे और इसी से भारत की सरकार या भारत सरकार जो था वो अपने समझदारी से मणिपुर को भारत में विलय करवाती है। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह भारत में जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर का विलय हुआ। आशा करते हैं कि ये चारों घटनाएं जो हैं आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। देखिए, अगर इनका विलय नहीं होता ना तो आज हो सकता था कि आपको हैदराबाद जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ता। आज जिस जम्मू कश्मीर को हम अपने सर का ताज मानते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा और पासपोर्ट का ज़रूरत पड़ता और बहुत दिक्कत होता। हमारी सरकार ने हमारे लिए बहुत कड़े परिश्रम किए हैं, जिसका प्रतिफल आज हमें इन सभी राज्यों को प्राप्त होने के बाद मिलता है। देखिए, मणिपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारी मात्रा में हीरे पाए जाते हैं, इसलिए मणिपुर इस स्थान का नाम रखा गया। मणिपुर एक तरह से भारत की आर्थिक व्यवस्था और खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह 4 मुख्य राज्यों का विलय भारत में हुआ। आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो होगा आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।